आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने अगर भूतिया बंगला के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पिछला भाग खत्म हुआ था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। संतोष ने अपनी बेटी नेहा से कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो? नेहा ने फिर कहा, पापा अभी तो वो दोनों यहीं पर थे, जब आप लोग आते हो तो पता नहीं वो लोग कहाँ चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो बस मुझसे ही बातें करेंगे और बस मेरे ही दोस्त हैं। तभी ये देखकर प्रीति रोने लगी और संतोष पर चिल्लाने लगी, देखा मैं तुम्हें मना कर रही थी ना, इस घर में मत आओ, ये घर कुछ अजीब है। सही कह रहा था वो टैक्सी ड्राइवर, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। संतोष ने फिर प्रीति से कहा, प्रीति चलो खाना खाकर अब सो जाते हैं। तभी नेहा ने कहा, पापा मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगी, अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ और खेलूँगी थोड़ा देर। पर संतोष ने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, नेहा चलो यहाँ से, मैंने बस बोल दिया ना, चलो तो चलो, अभी यहाँ कोई नहीं है, बाद में खेलना। इतना कहकर संतोष नेहा को घर के अंदर ले आया, पर नेहा बाहर जाने के लिए रो रही थी। फिर संतोष ने कहा, बेटा अभी खाना खा के सो जाओ, कल सुबह अपने फ्रेंड के साथ खेल लेना और हमको भी उनसे मिलवा देना, पर अभी सो जाओ। लेकिन नेहा लगातार रो रही थी और बस यही बोल रही थी, नहीं मुझे बाहर जाना है और अपने फ्रेंड के साथ खेलना है, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझे बस उन दोनों के साथ ही खेलना है, मुझे जाने दो ना गार्डन में। नेहा को रोता देख अब प्रीति को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही बोलने लगी, जब मैं आपको कह रही थी कि यहाँ नहीं रहना है, ये घर ठीक नहीं है, तब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था। अब देख लो नेहा की हालत, ना जाने किसकी बात कर रही है और ना जाने किसके साथ खेल रही थी। उस समय भी जब तुम बाहर गए थे तब भी अचानक से ये ऊपर के फ्लोर पर चली गई और किसी से हंस हंस के बातें कर रही थी। जब मैंने कहा तब तुम्हें मेरी बात पर कोई यकीन नहीं हुआ। संतोष ने प्रीति की सारी बात सुनी और शांति से कहा, प्रीति चलो ठीक है, लेकिन अब तो रात हो गई ना, अब तो सो जाते हैं, जो करना होगा कल सुबह करेंगे। उसके बाद वो तीनों खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। वैसे ही आज दिन भर से थके हुए थे तो बिस्तर पर लेटते ही संतोष को नींद आ गई, लेकिन प्रीति इतने सारे हादसे देखने के बाद कहाँ सोने वाली थी। उसकी नींद तो वैसे ही उड़ी हुई थी। उसके मन में लगातार बस यही सब बातें गूंज रही थी। कभी वो उस टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की बातें याद करती, तो कभी उसे नेहा का अचानक तीसरे फ्लोर पर चले जाना और कभी बच्चों की आवाज़ हंसते खेलते हुए सुनाई दे रही थी। यही सब सोचते सोचते प्रीति बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी शायद उसकी आँख भी लग गई। लेकिन थोड़ी देर में अचानक हुई एक आवाज़ से प्रीति की आँख फिर तुरंत खुल गई और प्रीति ने जो देखा उसके बाद प्रीति के हलक से एक ज़ोरदार डरावनी चीख निकली और चीखते ही प्रीति अपने बेड से सीधा नीचे ज़मीन पर गिरी और ज़मीन पर ही पड़े पड़े प्रीति अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रही थी कि एक सर कटी हुई औरत इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसके साथ दो छोटी छोटी लड़कियां भी हैं और उनके भी सर कटे हुए थे। ये सब देखने के बाद तो मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो और उसके चीखने की आवाज़ बड़ी तेज़ी से आई थी और उसकी उस आवाज़ को सुनकर संतोष की आंख भी तुरंत खुल गई और उसने देखा कि प्रीति नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई रो रही है। संतोष ने प्रीति को उठाया और उसको संभालते हुए पूछने लगा, क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो और नीचे कैसे गिर गई? लेकिन प्रीति इतना ज़्यादा डरी हुई थी और घबराई हुई थी कि प्रीति के हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर प्रीति डरते डरते दरवाजे की तरफ उंगली दिखा रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी कि संतोष वो देखो, वो औरत खड़ी है, संतोष वो हमें मार देगी, वो हम सबको मार देगी, वो देखो। संतोष ने प्रीति को समझाते हुए कहा, प्रीति कोई नहीं है, दरवाज़ा बंद है और लाइट भी तो चालू है ना कमरे की, कमरे में कोई भी नहीं है, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। प्रीति तुम आज दिन भर ऐसी ही चीज़ों के बारे में सोच रही थी, इसलिए तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन प्रीति लगातार बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि संतोष नहीं, वहाँ देखो, वहाँ कोई है, वहाँ देखो। पर संतोष ने प्रीति को बड़े प्यार से संभाला और कहा,
मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और बताओ कहाँ है, कोई तो नहीं है वहाँ पर। उसके बाद प्रीति ने फिर से दरवाजे की तरफ डरते डरते देखा तो सच में वहाँ कोई नहीं था। लेकिन प्रीति बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो बस रो रही थी और यही कह रही थी, नहीं संतोष, मैंने देखा है एक औरत जिसके दरवाजे की कुंडी के खटखटाने से मेरी आँख खुली और मैंने देखा एक सरकटी औरत और उसके साथ 2 सरकटी बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। संतोष समझ चुका था कि आज दिन भर से इस बंगले के बारे में जो गलत गलत बातें प्रीति के दिमाग में बैठी हुई थी उसका ही कोई असर हुआ है और उसने कोई डरावना भयानक सपना देखा है। उसके बाद संतोष ने प्रीति को अपने साथ ही सहलाते हुए सुलाया और फिर सुबह लगभग 5 बजे के करीबन संतोष की आंख खुली तो संतोष ने देखा प्रीति और नेहा अभी भी सो रहे हैं। संतोष को पता था कि वैसे भी कल से उसकी वाइफ और उसकी बेटी थकी हुई हैं और बहुत परेशान थी, इसलिए उसने उन्हें सोने देना ही ठीक समझा। पर संतोष को आज स्कूल पढ़ाने के लिए भी जाना था, इसलिए संतोष नहा धोकर फ्रेश होकर तैयार हुआ और उसने चाय बनाकर अपनी वाइफ को बेड पर ही लाकर चाय दी। फिर तभी प्रीति की आंख भी खुली तो उसने देखा कि काफ़ी उजाला हो गया था और संतोष ने कहा, आज मुझे स्कूल भी जाना है, अब तो उठ जाओ। लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ था प्रीति बिल्कुल भी भूल नहीं सकती थी उन बातों को। इसलिए प्रीति ने कहा, संतोष, हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे, हमको ये बंगला खाली करना होगा। तुम आज ही शहर में कहीं और घर देख लो, कोई बात नहीं, किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ये बंगला ठीक नहीं है। सच कहा था उस टैक्सी ड्राइवर वाले ने कि ये एक भूतिया बंगला है। सुबह सुबह संतोष ने अपनी वाइफ के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसको भी थोड़ा गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा, इस बंगले में तो कुछ नहीं है, ये बंगला बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें उस जो बेवकूफ़ ड्राइवर ने कल बताया था ना, वही तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, उसी का असर है तुम पर। नहीं तो इस घर में और कुछ भी नहीं है, मैं भी तो हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और अब तुम फालतू की बकवास छोड़ो, उठो और मैं जा रहा हूँ स्कूल। इतना बोलकर संतोष उस कमरे से बाहर निकल आया और अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। प्रीति भी अब अपने बिस्तर से उठ गई थी और तभी उसने नेहा को देखा तो प्रीति को ऐसा लगा कि नेहा की सांसें बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं। उसके बाद प्रीति ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया तो इस सर्दी के मौसम में भी नेहा का बदन बहुत गर्म था, मानो बुखार से उसका पूरा शरीर तप रहा हो। ये देखकर प्रीति घबरा गई और उसने संतोष को बाहर से तुरंत बुलाया। संतोष ने भी आकर देखा कि नेहा को तो बहुत तेज़ बुखार है, पर संतोष ने कहा, तुम उसके पास ही रुको, मैं अभी बाहर जाकर डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। इतना बोलकर संतोष बाहर सड़क पर गया और इधर उधर के लोगों से पता करने के बाद पता चला कि डॉक्टर तो राजपुर में मिल जाएगा। पर संतोष के पास यहाँ कोई अभी बाइक वगैरह तो थी नहीं, तो संतोष रोडवेज विक्रम में ही बैठकर राजपुर चला गया। वो राजपुर में एक क्लिनिक पर गया तो पता चला कि डॉक्टर तो 9 बजे से पहले नहीं आते हैं। संतोष काफ़ी देर तक वहीं बैठे हुए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे थे। तभी उसने वहाँ लिखे एक फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाया, डॉक्टर को जल्दी आने को कह दिया। संतोष ने अपने बंगले का एड्रेस बता दिया था और डॉक्टर ने कहा कि 20-25 मिनट में वो उसके घर पहुँच जाएगा। उसके बाद संतोष फिर क्लिनिक से वापस विक्रम में बैठकर अपने बंगले पर आ गया। घर में पहुंचते उसने देखा कि उसकी वाइफ नेहा को पकड़कर रो रही थी और उसे सहलाने में लगी थी। संतोष ने जाते ही नेहा को गोद में उठा लिया, पर नेहा को तो मानो कोई होश ही नहीं था। वो बिल्कुल बेशुद्ध पड़ी थी और उसकी सांसें भी बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी और उसका बदन जलती हुई आग की तरह तप रहा था। उसके बाद संतोष ने प्रीति को बताया कि डॉक्टर थोड़ी देर में अभी यहाँ आ जाएंगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर संतोष के बताए अनुसार उस एड्रेस पर अपनी नैनो कार से आ गए। संतोष बाहर ही डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उसे डॉक्टर बाहर गेट पर ही मिल गया और वो उन्हें अंदर लेकर जाने लगा अपने साथ। और उसने बताया कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोग नए नए शहर में आए हैं, हमें कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है कि हॉस्पिटल कहाँ है, क्लिनिक वगैरह कहाँ है। पर डॉक्टर जैसे उस बेडरूम में आए जहाँ नेहा लेटी हुई थी तो आश्चर्य की बात तो ये थी कि एकाएक नेहा, जो अभी तक बहुत गंभीर हालत में थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। पर डॉक्टर जैसे ही बेडरूम के अंदर पहुँचे वैसे ही नेहा को तुरंत होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने नेहा को देखा और उसके चेहरे पर हाथ लगाया, उसे थोड़ा चेक वगैरह किया। उसे तो बिल्कुल भी बुखार नहीं था और नेहा बिल्कुल ठीक थी।
उसको चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ भी तो नहीं है, क्या हुआ है इसको, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन संतोष और प्रीति के तो मानो अब होश उड़ गए थे, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी दोनों जने बहुत परेशान थे कि नेहा की कितनी हालत ख़राब हो गई है। उसके बावजूद डॉक्टर के आते ही एकदम से कैसे सब ठीक हो गया, बिना किसी दवाई या बिना किसी मेडिसिन के। फिर डॉक्टर ने कहा आपको कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि ठंडी भी ज़्यादा है आज, इस वजह से। बाकी नेहा की हालत तो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ अब, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर जाते जाते थोड़ा रुके और उन्होंने संतोष से कहा भाई आपको इस घर को किराए पर लेने के लिए किसने कहा था। दोस्तों इसके आगे की कहानी अगले भाग में मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।